हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ बात करने वाली हूँ एडिनोमायोसिस क्या होता है, एडिनोमायोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से पेशेंट में एडिनोमायोसिस होने के चांसेस रहते हैं या तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एडिनोमायोसिस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, एडिनोमायोसिस तो एग्जैक्टली क्या होता है पहले वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यह जो है बच्चादानी है, यानी कि यूट्रस जो होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर वाला जो है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो मिडल लेयर होता है उसको मायोमेट्रियम कहा जाता है और जो बाहर का लेयर होता है उसको सीरोजल लेयर कहा जाता है। सो बेसिकली कोई भी महिला है उसको पीरियड्स कैसे आते हैं, जो एंडोमेट्रियल जो एरिया है वहाँ पे उसका थिकनेस बढ़ता है, जिसको एंडोमेट्रियल थिकनेस कहा जाता है। तो जैसे ही कोई महिला है उसको 1 से लेकर 5 दिन या तो 7 दिन तक ब्लीडिंग रहता है, अगेन यह जो लेयर है वो डेवलप होना शुरू होता है और अगेन जैसे ही हार्मोन्स के लेवल कम होते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। सो कोई महिला कभी कभी जैसे कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वह मायोमेट्रियम यानी कि जो मिडल लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है, वहाँ पे अगर ये टिश्यू डेवलप होता है और उसकी वजह से जो भी चेंजेस एंडोमेट्रियल टिश्यू में आने वाले हैं सेम चेंजेस मायोमेट्रियल टिश्यूज़ में आते हैं, इसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा मेरे जो वीडियोस हैं चॉकलेट सिस्ट के बारे में भी, जहाँ पे क्या होता है कि यह जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो फेलोपियन ट्यूब के द्वारा ओवरीज में या तो पेल्विक कैविटी में डिपॉजिट होता है और जैसे यहाँ पे पीरियड्स आते हैं तो यह जो ब्लीडिंग है वो बाहर निकल सकता है। लेकिन यदि यह जो एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरीज के ऊपर है या तो पेल्विक कैविटी में है या तो मायोमेट्रियम में है, तो यह जो ब्लड होता है वह बाहर नहीं निकल सकता है। यह ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होते होते बच्चादानी जो होती है वह फूल जाती है या तो उसकी जो थिकनेस होती है मायोमेट्रियम की वह बढ़ने लगती है। इसी की वजह से जैसे अभी जो मैंने आपको समझाया कि मायोमेट्रियल ग्लैंड्स या तो मायोमेट्रियल टिश्यू जो है वहाँ पे जब ये एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट होता है तो उसे एडिनोमायोसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैं बताना चाहती हूँ कि एडिनोमायोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे मेंसेस के टाइम ब्लीडिंग होता है वह समय पे जैसे यहाँ पे चेंजेस होते हैं, वैसे ही एडिनोमायोटिक जो टिश्यू है या तो मायोमेट्रियम में जो टिश्यू है वहाँ पे भी चेंजेस होना शुरू होता है और इस वजह से जो भी महिला है जिसको एडिनोमायोसिस है उसको पीरियड्स के दौरान या तो पीरियड्स शुरू होने के 2-3 दिन या 1 हफ्ता पहले पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और जनरली जो पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि जैसे लेबर पेन्स होता है वह टाइप का पेड़ों के भाग में खिंचाव और पेन शुरू होता है। दूसरा कि काफ़ी बार इसकी वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, स्पेशली जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें ज़्यादा करके एडिनोमायोटिक पेशेंट्स जो है या तो एडिनोमायोटिक यूट्रस है उसमें इम्प्लांटेशन में वह तकलीफ़ दे सकता है। दूसरा कि जैसे जैसे मैंने बताया कि एडिनोमायोसिस में जो मिडल लेयर है मायोमेट्रियल लेयर जो है उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है तो यूट्रस की साइज़ भी बढ़ने लगती है और यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह बढ़ने की वजह से पेशेंट का जो ब्लीडिंग होता है या तो जो ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग पीरियड्स वह बढ़ जाता है। कभी कभी पेशेंट को ड्यूरिंग पीरियड्स क्लॉट्स वगैरह आते हैं, पेन हो सकता है जो मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेनफुल इंटरकोर्स के दौरान भी उनको पेड़ों के भाग में पेन हो सकता है। सो यह जो है यह सिम्टम्स
एडिनोमायोसिस के होते हैं। जनरली जो एडिनोमायोसिस पाया जाता है वह लेट 40s एंड 50s की उम्र में एडिनोमायोसिस यूट्रस में पाया जाता है। दूसरा है कि काफ़ी बार पेशेंट पूछते हैं कि मैम ये होने का रीज़न क्या है। सो वैसे देखने जाए तो स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है। अगर किसी महिला की तासीर ऐसी है, जैसे मैंने चॉकलेट सिस्ट के बारे में बताया कि जो ब्लीडिंग यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, वह ब्लड अगर अंदर के तरफ भी जाता है तो वह जाके कलेक्ट हो जाता है और इस वजह से चॉकलेट सिस्ट डेवलप होती है। सेम यहाँ पे भी महिला की तासीर अगर ऐसी है तो यह जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वह मिडल के लेयर में जाता है और इसकी वजह से एडिनोमायोसिस हो सकता है। अभी मैं बताने वाली हूँ कि ट्रीटमेंट, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट आते हैं कि मैम हमें यूट्रस रिमूव करने के लिए एडवाइस किया गया है। सो क्या एडिनोमायोसिस में यूट्रस रिमूव करना यही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं उसमें एक रहता है मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टैबलेट्स वगैरह। दूसरा है मिरीना करके कॉपर टी आती है और तीसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ ए यूट्रस रिमूवल सर्जरी। सो अभी मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेडिसिन टैबलेट्स जो रूटीन हम लोग यूज़ करते हैं प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट, तो यह जो मेडिसिन होती है उसकी इतनी अच्छी इफ़ेक्ट नहीं आती है। रीज़न एक ही है कि जो प्रॉब्लम है वो मिडल लेयर में है। यदि वह अंदर के लेयर में प्रॉब्लम है जहाँ पे ER-PR रिसेप्टर्स हम कहते हैं, तो यहाँ पे वह रिसेप्टर होने की वजह से जो भी मेडिसिन आपको दी जाती है उसकी इफ़ेक्ट अच्छी आती है। लेकिन एडिनोमायोसिस में जो भी ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन दी जाती है उसका जो रिज़ल्ट होता है वह इतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन अभी अपने पास जो लेटेस्ट मेडिसिन जो इन्वेंट हुआ है दैट इज़ अ डाइनोजेस्ट करके मेडिसिन है और इस मेडिसिन की बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं कि यदि पेशेंट 3 से 6 महीना डाइनोजेस्ट करके मेडिसिन लेता है तो उसके जो ब्लीडिंग वगैरह है और जो पेन की समस्या है उसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन है मिरीना यानी कि मेडिकेटेड कॉपर टी। यह जो कॉपर टी है उसमें प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन रहता है उससे मतलब मेडिकेटेड होती है, यानी कि उसमें प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वह इनकॉर्पोरेटेड होता है और इस वजह से महिला के जो पेन के सिम्टम्स हैं और यदि हैवी ब्लीडिंग की समस्या है तो इसमें उसको राहत मिल सकती है। और लास्ट ऑप्शन या तो परमानेंट ऑप्शन जो है वह है यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी। और आजकल अभी आपको पता ही है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम करते हैं ऑर्किड हॉस्पिटल में, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी होती है। विदिन 48 आवर्स आपको डिस्चार्ज भी दिया जाता है और आपको जो मेन परहेज़ रखनी है वो 5 से 7 दिन परहेज़ रखनी है और आफ्टर 7 डेज़ आप अपना जो रूटीन वर्क रहता है वह कर सकते हैं। जस्ट जो परहेज़ रखनी है दूसरी के जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, या तो आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, सर्दी ज़ुकाम नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होनी चाहिए। यह आपको 6 हफ्ते तक परहेज़ रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई महिला है जिनका उम्र 45 प्लस है, फैमिली कंप्लीट हो चुका है और उनको आगे और कोई प्लानिंग नहीं है, तो वैसे पेशेंट के लिए यूट्रस रिमूवल सर्जरी बाय लेप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एडिनोमायोसिस। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको डाइनोजेस्ट ड्रग के बारे में भी बताया, वह भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि किसी महिला को सर्जरी पोस्टपोन करना है कोई भी रीज़न से, तो वह भी डाइनोजेस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर फिजिशियन या तो गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वह इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यदि आपके नियर डियर कोई है जिनको ऐसी कोई समस्या है तो आप ज़रूर से यह वीडियो उनको शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि कोई भी महिला है जिसको इस टॉपिक के रिलेटेड या तो हिस्टेरेक्टमी के रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहेंगे तो यह वीडियो से वह क्लियर हो सकते हैं। और अगर उसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।